22 जून रात के 2 बजे जब ईरान के लोग चैन की नींद ले रहे थे, उसी वक्त अमेरिका के मसूरी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से 7 B-2 बॉम्बर और एक रिफ्यूलिंग कार्गो टेक ऑफ करते हैं और ईरान के एयर स्पेस में एंटर करते हैं, जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसकी वजह से B-2 बॉम्बर को रडार पर आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये B-2 बॉम्बर मल्टीपल GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फॉर्डो, नटैंज और इफाशन को तबाह कर देती है और इस मिशन को मिडनाइट हैमर से जाना गया। वैसे देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है, तो इतनी दूरी को B-2 बॉम्बर ने सबसे छुपाकर कैसे तय किया, वो भी पूरी दुनिया से छुपते हुए। 21 जून की सुबह व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 बॉम्बर GBU-57 के साथ उड़ान भरते हैं। ये अटलांटिक ओशन को पार करते हुए सर्दर्न यूरोप के पास से गुजरते हैं, क्योंकि ये अगर रशियन एयर स्पेस से गुजर जाते हैं तो डिटेक्ट हो सकते थे, खासकर तब जब रशिया और चाइना अमेरिका की गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर थे। सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए B-2 बॉम्बर गल्फ ऑफ पर्शिया के ऊपर पहुंचते हैं, जहां इनकी रिफ्यूलिंग की जाती है, जिसके लिए KC-135 पहले से ही एयर स्पेस में मौजूद था। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन ओशन को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया, जहां कुछ B-2 बॉम्बर उड़ान भरते हैं और गल्फ और पर्शियन में पहुंचते हैं, जिसके बाद सभी प्लेन पाकिस्तान के पास से गुजरते हुए ईरान की एयर स्पेस में एंटर कर जाते हैं और तीनों न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते हैं। फॉर्डो साइट को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाके में स्थित है जो कि 80 से 90 मीटर की गहराई में बनी हुई है। दूसरी साइट नातांज है, जो कि जमीन से 40 से 50 मीटर की गहराई में स्थित है, जहां 15,000 सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं जो यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। टाइटेनियम बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। यहाँ यूरेनियम को 90% तक प्योर किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान पहले से ही 60% तक एनरिच कर चुका है। तीसरी साइट है इस्फान, जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, जिस पर रिसर्च चल रही है। ये साइट सरफेस पर ही स्थित है। जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर टारगेट एरिया पर पहुंचते हैं, तब ये B-2 बॉम्बर GBU-57 को हवा से फ्रीली ड्रॉप करते हैं। इन बॉम्ब का वेट बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से एक B-2 बॉम्बर सिर्फ 2 बॉम्ब एक साथ कैरी कर सकता है। GBU-57 का वेट लगभग 14,000 टन यानी 14,000 किलो है। इस बॉम्ब की तुलना अगर ह्यूमन बॉडी से करें तो इसकी हाइट 20.5 फीट लॉन्ग है और 31.5 इंच डायमीटर का होता है, और इसी भारी वेट की वजह से ये जमीन के अंदर 60 मीटर तक जा सकता है, लगभग 20 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर। ईरान भी इजराइल पर वार करने के लिए इसी बॉम्ब का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसका GBU-28 लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बॉम्ब सिर्फ 2300 किलो का है, यानी जो कि 6 मीटर गहराई तक ही असर कर सकता है, जबकि इजराइल के बंकर 90 मीटर की गहराई में बने हुए हैं। जब B-2 बॉम्बर ये बॉम्ब गिराता है तो उसे काफी ऊंचाई से गिराया जाता है। इसमें थ्रस्टर का इस्तेमाल नहीं होता। ये बॉम्ब अपनी स्पीड और स्टेबिलिटी अपने वजन के बल पर बनाए रखता है। मिसाइल में थ्रस्टर लगे हुए होते हैं जो कि अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, बल्कि GBU-57 में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे GPS और INS सिस्टम लगे हुए होते हैं, जो कि हवा में गिरते समय टारगेट की तरफ फोर्स करता है। जब ये बॉम्ब इतनी ऊंचाई से गिरता है तो ये बॉम्ब जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी रिलीज करता है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो जब 24,000 टन वजनी कोई भी चीज इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो जमीन के अंदर काफी गहराई तक जा सकती है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब बॉम्ब की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर बॉम्ब की बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो वो सरफेस से टकराते ही ब्लास्ट हो जाएगा और बंकर की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। बंकर मोस्टली रेनफोर्समेंट कंक्रीट से बनाया जाता है, जो नॉर्मल सरफेस की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए बॉम्ब की बॉडी को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इस मजबूत कंक्रीट के स्ट्रक्चर को तोड़कर अंदर जा सके। GBU-57 की बॉडी फेरो कोबाल्ट एलॉय से बनी हुई होती है, जो इसे ताकतवर बनाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बॉम्ब के पूरे वेट का 80% इसकी बॉडी का ही होता है। 20% का हिस्सा इसमें लगे अंदर इक्विपमेंट शामिल होते हैं। बॉम्ब के सेंटर में इसका वॉरहेड लगा रहता है। इसका वजन लगभग 2270 किलो होता है। इस वॉरहेड के अंदर इम्पैक्ट सेंसर और टाइम डिले सेंसर लगे रहते हैं, जो इसे सरफेस पर ब्लास्ट होने से रोकता है। वैसे देखा जाए तो मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है तो इसके फ्रंट में लगा इम्पैक्ट सेंसर टकराव को सेंस करता है और वो सिग्नल डेटोनेटर को भेजता है। फिर डेटोनेटर मिसाइल के अंदर लगे मौजूद वॉरहेड को एक्टिव करता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन एक बंकर बस्टर बॉम्ब के आगे लगे हुए इम्पैक्ट सेंसर की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। जैसे ही ये सेंसर सरफेस से टकराता है तब ये तुरंत एक्सप्लोजन नहीं करता। सबसे पहले बॉम्ब का नोज बंकर से टकराता है
तो उसके फ्रंट साइड में लगा इनर सेल इम्पैक्ट को सेंस करता है और एक फायर ट्रिगर सेंसर जनरेट करता है। ये सिग्नल दर्शाता है कि इम्पैक्ट हो चुका है लेकिन एक्सप्लोजन नहीं करना। इसके बाद ये सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर और डिले डिजिटल फ्यूज के पास पहुंचता है, जो इम्पैक्ट होते ही टाइमर एक्टिवेट कर देता है और साथ में ही ये इम्पैक्ट और फोर्स डेप्थ को भी एनालाइज करता है। लेकिन ये सिर्फ टाइमर को ही एक्टिवेट करता है, जिससे कि इम्पैक्ट होने के 150 मिलीसेकंड के बाद इसे एक्सप्लोजन करवाना है। अब जैसे ही ये टाइमर खत्म होता है तो ये सिग्नल डेटोनेटर यूनिट तक पहुंचता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। ये यूनिट हाई वोल्टेज और करंट की मदद से एक शॉकिंग पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से बॉम्ब के अंदर रखा गया वॉरहेड हाई टेम्परेचर पर जलने लगता है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस बॉम्ब का कवर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलॉय से बना होता है, जिसे वॉरहेड के अंदर जबरदस्त हाई प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट होता है और एक पॉइंट के बाद ये स्ट्रॉन्ग मेटल टूट जाती है, जिससे बहुत भारी धमाका होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉम्ब आग नहीं पकड़ता, बल्कि इसके धमाके से शॉक वेव जनरेट होती है, जो कि एक टाइप की प्रेशर वेव होती है। ये वेव अंदर की तरफ इतनी जबरदस्त प्रेशर बनाती है कि ये बंकर के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर में दरारें पड़ने लग जाती है। ये वेव्स इतनी हाई होती है कि इससे कई बार अर्थक्वेक भी महसूस होता है और पूरा बंकर तबाह हो जाता है। अगर देखा जाए तो आज तक सिर्फ अमेरिका के पास में ही दुनिया के सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब मौजूद है, जिसमें पहला है BLU-109 जो 1917 में बनाया गया था, जो केवल 2 मीटर तक का बंकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा है GBU-28 जो लगभग 6 मीटर तक की गहराई में जा सकता है। और आखिर में सबसे ताकतवर है GBU-57 जो 60 मीटर तक के बंकर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ ही मिनटों में B-2 बॉम्बर अपना पूरा मिशन कंप्लीट करके ईरानियन एयरस्पेस से बाहर निकल जाते हैं और अमेरिकन एयरस्पेस में पहुंच जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।